हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था अबाउट द बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और उसके सेकंड टॉपिक पर जो कि था फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। और उस चैप्टर में मैंने आप सबके साथ कुछ जो स्टार्टिंग के डेफिनेशंस थी जैसे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और पॉलिस इक्वेशन और व्हाट इज़ प्रेशर, पास्कल्स लॉ, ये सब मैंने आपके सबके साथ डिस्कस किया था अबाउट द न्यूटन्स फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट इज़ विस्कोसिटी। और तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ उसी चैप्टर के बाकी सारे कुछ डेफिनेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम सबसे पहले जिस डेफिनेशन के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो को जानने से पहले मेरे लास्ट वीडियो में मैंने जो आप सबके साथ स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में डिस्कस किया था उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगर उसे रिवाइज करेंगे तो ये टॉपिक ट्यूब ऑफ फ्लो ये समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, सो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या था? इट इज़ एक्चुअली अ पाथ कर्व्ड और स्ट्रेट पाथ या कर्व्ड the tangent at any point to which given the direction of flow of liquid at that point। जो टेंजेंट अगर हम लिक्विड के हर एक मॉलिक्यूल को, हर एक पार्टिकल को कब लेंगे, या फिर वो स्ट्रेट पाथ में होगा, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है या फिर कर्व पाथ में मूव कर रहा है, और उस पाथ के अलोंग अगर हम एक टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट उसे कहते हैं उस लाइन को जो कि किसी सर्कल को या फिर किसी कर्व पाथ को इंटरसेक्ट करता है बट उसे काटता नहीं है। तो ऐसे लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। अगर हम उस फ्लो में, यानी कि लिक्विड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, स्टेडी फ्लो हो रहा है या नहीं, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसको डिटरमाइन करने के लिए उस कर्व के अलोंग अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही हमारे वाटर के फ्लो का डायरेक्शन होगा। इस स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लोग स्टेडी फ्लो भी कह सकते हैं। स्टेडी फ्लो का क्या मतलब है? स्टेडी फ्लो का मतलब है कि वाटर का हर एक पार्टिकल किसी एक डेफिनेट पॉइंट पर हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा और वो हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ट्यूब ऑफ फ्लो। व्हाट इज ट्यूब ऑफ फ्लो? पहले इसे डिफाइन करते हैं। It is a bundle of streamlines having the same velocity of fluid element over any cross section perpendicular to the direction of flow। ये बहुत सारी स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक कंबाइन है, कम्बिनेशन फॉर्म है, यानी कि बंडल फॉर्म है। बहुत सारी लाइंस को अगर एक बंडल के रूप में अगर हम लोग लेते हैं और वो अक्रॉस द पाइप, जिस पाइप से वो लिक्विड या वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एनी और सारे एलिमेंट जो है उस फ्लूइड के ओवर एनी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है? पूरे पाइप के थ्रू क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वो हमेशा उसका वेलोसिटी सेम रहेगा पूरे पाइप के फ्लो में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिस डायरेक्शन से वो फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन से फ्लो करेगा सेम वेलोसिटी के साथ। ओके, इसे हम कहते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, वो एक्चुअली स्ट्रीमलाइन था कि व्हाट इज स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन किसे कहते हैं। जैसे कि बताया मैंने कि टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी भी कर्व्ड या स्ट्रेट पाथ के अलोंग, तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही हमारे वाटर के फ्लो का डायरेक्शन होगा। और स्ट्रीमलाइन फ्लो किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा? द फ्लो ऑफ लिक्विड which each molecule of liquid passing through a point travels along the same path and with the same velocity as the preceding molecule passing through the same point। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से फ्लूइड का हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो ऐसे फ्लूइड को हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लूइड या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो। ओके, ये बहुत ही सिंपल था, यानी कि हर एक पार्टिकल फ्लूइड का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर कोई पॉइंट लेंगे एक पाइप के थ्रू में, लेट द पॉइंट बी ए, तो ए पॉइंट को क्रॉस करने पर पार्टिकल, फ्लूइड का हर एक पार्टिकल जब उस ए पॉइंट को क्रॉस करेगा तब उसका वेलोसिटी हर एक पार्टिकल का सेम होगा। ओके, तो सेम वेलोसिटी होगा, तो ऐसे हम फ्लो को कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। ओके, सो आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट लैमिनर फ्लो।
लैमिनर फ्लो किसे कहते हैं, पहले उससे डिफाइन करते हैं। The flow of liquid in which the velocity of layer varies from maximum to the excess of minimum for the layer in contact with the wall of the tube is called laminar। इससे पहले समझते हैं कि मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक ये वैरी करता है। लैमिनर फ्लो का क्या मतलब है, सबसे पहले सपोज करते हैं कि कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है जो कि एक कंटेनर में इनक्लोज्ड है। ओके, तो कंटेनर में इनक्लोज्ड है यानी कि उस लिक्विड का एक पर्टिकुलर हाइट होगा, कुछ पर्टिकुलर हाइट तक वो लिक्विड भरा हुआ है उस कंटेनर में। सपोज इतना उसका हाइट है, कुछ भी उसका हाइट हम ले सकते हैं। तो ऊपर का लेयर, मिडिल लेयर और बेड लेयर यानी कि जो नीचे के वॉल कंटेनर के नीचे डाउन सरफेस में जो वाटर है उसे हम लोग बेड लेयर कहते हैं, ठीक है। तो लैमिनर फ्लो उसे कहेंगे जब वो मैक्सिमम लेयर से लेकर मिनिमम लेयर तक जो ट्रेवल करे, जिसका वेलोसिटी वेरी करे मैक्सिमम लेयर से मिनिमम लेयर तक जब वेलोसिटी वेरी करेगा। जो कहाँ का लिक्विड, हर जगह का लिक्विड नहीं, जो लिक्विड वॉल के कंटेनर के कांटेक्ट में है, यानी कि दोनों साइड के लिक्विड जो मैक्सिमम और जो मिनिमम में है, जो अपर लेयर और जो बेड लेयर में है, उसके वेलोसिटी जब वेरी करने लगेंगे, ऐसे फ्लो को हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज अबाउट टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो को जानने का बहुत ही इजी तरीका है, ये जस्ट ऑपोजिट है स्ट्रीमलाइन फ्लो का। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम जैसे अभी हमने देखा कि हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस। ओके, तो लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होगा जब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करेगा। तो इसका जो फ्लो होगा वो डिसऑर्डर फ्लो हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन को थोड़ा देखते हैं। इट इज़ द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच अ लिक्विड मूव्स विद द वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में आगे के डेफिनेशन में हम जानेंगे। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड बिकम डिसऑर्डरली एंड इरेगुलर। यहाँ पर इस टर्बुलेंट फ्लो में हर एक पार्टिकल का मोशन इरेगुलर होता है और डिसऑर्डर होता है, क्योंकि हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी किसी भी एक पॉइंट के अक्रॉस उस थ्रू द ट्यूब, जिस ट्यूब से वो फ्लो कर रहा है, वो सेम नहीं रहता है। ओके, और तो अभी मैंने बताया कि क्रिटिकल वेलोसिटी। सो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? इट इज़ दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो up to which the flow of liquid is streamlined and above which its flow become turbulent। क्रिटिकल वेलोसिटी वाटर का तब होगा जिसके नीचे वो स्ट्रीमलाइन की तरफ बिहेव करेगा और जिसके ऊपर वो टर्बुलेंट फ्लो की तरफ बिहेव करेगा। ऐसे वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर? It is the pure number which determine the nature of flow of liquid through a pipe। एक पाइप के थ्रू जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अभी तक हमने यहीं तक जाना कि कोई भी पाइप ले रहे हैं, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और वहाँ पर एक फ्लूइड को हम फ्लो करा रहे हैं, लेकिन वो फ्लूइड किस नेचर का है, उस फ्लूइड का नेचर क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है वो फ्लूइड, इसे जानने के लिए, इसे डिटरमाइन करने के लिए जो नंबर हम लेते हैं उसे कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। इसे डिटरमाइन कैसे करते हैं? कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन का यहाँ फॉर्मूला है रो डी वी सी बाई एच। अब यहाँ पे हर एक नोट का एक सिग्निफिकेंस वैल्यू है। यहाँ पे कैपिटल एन है हमारा रेनॉल्ड नंबर, रो है हमारा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड डी इज़ द डायमीटर ऑफ द पाइप, वी सी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय हाइट। ओके, एंड नेक्स्ट इज अबाउट थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी। थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी को जानने से पहले हमें जानना है अबाउट सोर्स एंड सिंक। हम देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे दो फिगर्स हैं। पहला फिगर है हमारा अबाउट द सोर्स एंड नेक्स्ट है अबाउट द सिंक। सोर्स किसे कहते हैं? सपोज एक पाइप है, ओके, यहाँ पे देख रहे हैं एक पाइप है, पाइप के थ्रू एक लिक्विड, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेकिन उस पाइप में ऊपर की तरफ एक होल है। सो अगर ऐसा हुआ कि किसी प्रेशर की वजह से या फिर किसी सर्कमस्टांसेस में ऐसा हुआ कि वो फ्लूइड ऊपर की तरफ फ्लो करने लगा, तब इसे हम लोग कहेंगे सोर्स, यानी कि एक एक्स्ट्रा होल, एक एक्स्ट्रा अगर ये फ्लूइड को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन वो ऊपर की तरफ, ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, इसे हम कहेंगे सोर्स। एंड नेक्स्ट फिगर इज अबाउट सिंक। सिंक किसे कहेंगे? अगर किसी पाइप में
वैसा ही किसी डायमेंशन का पाइप लेंगे तो पाइप में अगर एक होल रहा नीचे की तरफ तो ऑब्वियसली वो लिक्विड, वो फ्लूइड नीचे की तरफ फ्लो करने लगेगा, जबकि उसे ऐसे फ्लो करना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन वो नीचे की तरफ फ्लो करने लगेगा। दिस इज अ सोर्स एंड दिस इज सिंक। ओके, लेकिन हमें यहाँ जानना है अबाउट द थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी। तो मैंने सोर्स एंड सिंक के बारे में इसीलिए बताया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ देयर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ द फ्लूइड अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप, the mass of the fluid crossing any cross section of the pipe per second is always constant। अगर किसी पाइप में, जिस पाइप से वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसमें ना कोई सोर्स है और ना ही कोई सिंक है। सोर्स और सिंक अभी मैंने आपको दिखाया, मतलब उस फ्लूइड को उस पाइप के थ्रू स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी ये कह रहा है कि अगर जिस पाइप के थ्रू वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें अगर कोई सोर्स या फिर कोई सिंक नहीं है, तो अक्रॉस द पाइप वो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, उस जो फ्लो करेगा जो फ्लूइड पर सेकेंड, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। उस फ्लूइड के फ्लो का वो फ्लूइड जो फ्लो करेगा पाइप के थ्रू पर सेकेंड, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मास उस फ्लूइड का हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, तो इसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2। अब यहाँ पे A एंड V क्या है? A1 एंड A2 आर द एरियाज, मतलब जिस एरिया से, जिस पाइप के थ्रू वो फ्लूइड इंटर कर रहा है और जिस एरिया के थ्रू वो पाइप एग्जिट कर, मतलब वो फ्लूइड एग्जिट कर रहा है। ओके, फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का क्या मतलब है? इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के बारे में आगे हम बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ने वाले हैं। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में डेंसिटीज हमेशा सेम होती हैं, इसीलिए उसका फॉर्मूला इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 रहेगा। यहाँ V1 एंड V2 क्या है? वेलोसिटी अक्रॉस जो एंटर कर रहा है वो फ्लूइड और जो निकल रहा है वो फ्लूइड। ओके, वो हमेशा इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई सोर्स या सिंक नहीं है। ये था हमारा थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी। एंड नेक्स्ट इज अबाउट बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम को पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि इसे डिफाइन कैसे किया गया है। इट स्टेट दैट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड in steady flow, the total energy, that is pressure energy, potential energy and kinetic energy remains constant its flow। ये जो बर्नौलीज थ्योरम है ये एप्लीकेबल है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, और साथ साथ वो नॉन विस्कस भी होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले इसके डेफिनेशन को जाने, अब देखते हैं कि यहाँ पर 3 टर्म आए हमारे पास जो कि थे प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसे अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो कैसे इक्वेट कर सकते हैं? प्रेशर एनर्जी को लिख सकते हैं P प्लस GH, रो GH लिखेंगे हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को, एंड रो हाफ और V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P इज द प्रेशर एनर्जी, रो GH इज द पोटेंशियल एनर्जी और रो हाफ V स्क्वायर ये हमारा काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन अगर ये लिक्विड विस्कस होता तो विस्कोसिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगता है वाटर्स के लेयर के बीच में। तो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जब लगेगा, जब कोई वाटर का जब कोई फ्लूइड फ्लो करेगा और उस फ्लो के ऑपोजिट में अगर कोई फोर्स लगेगा, मतलब वहाँ पर क्या होगा? एनर्जी का लॉस हो रहा है। लेकिन इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि LHS में जो एनर्जी है RHS में भी वही एनर्जी है, यानी कि एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। लेकिन अगर वो विस्कस फ्लूइड होता तो वहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नॉन विस्कस फ्लूइड ले रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर जो अगर हम लोग रो से डिवाइड कर दें अपर साइड एंड लोअर साइड, तो इसका नया इक्वेशन आएगा P बाई रो जी प्लस H प्लस V स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो टर्म हमें मिला P बाई रो जी प्लस और H एंड V स्क्वायर बाई 2G, इसे हम लोग कहेंगे प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड। ओके, नेक्स्ट है हमारा अबाउट टॉर्सिलीज थ्योरम। टॉर्सिलीज थ्योरम
TORICELLIS, टॉर्सिलिस थ्योरम, या फिर हम लोग इसे कहेंगे स्पीड ऑफ इफ्लेक्स, इफ्लेक्स EFFLUX, इफ्लेक्स। ओके, सो इससे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। इट स्टेट दैट द वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स, इफ्लेक्स किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। द वेलोसिटी with which the liquid flows out of an orifice is equal to that which is freely falling body would acquire in falling through a vertical distance equal to the depth of orifice below the free surface of liquid। orifice क्या है? orifice को जानने का एक बहुत ही easy और simple way है। orifice is actually a small hole। अगर हम कोई भी एक ऐसा ट्यूब कंसीडर करेंगे जिस ट्यूब के अलोंग वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेकिन जो एग्जिट पॉइंट है उस ट्यूब का वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही छोटा है वो होल। उस छोटे से होल को हम लोग एक्चुअली ऑरिफिस कहते हैं। ओके, तो फिर से एक बार इसके डिफिनेशन को देखते हैं। इट स्टेट दैट द वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स, इफ्लेक्स मतलब क्या? द वेलोसिटी विथ विच द लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ एन ऑरिफिस, जिस वेलोसिटी से वो लिक्विड निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है उस ऑरिफिस, उस छोटे से होल के थ्रू, is equal to that which is freely falling body would acquire in falling through a vertical distance equal to the depth of orifice below the free surface of the liquid। वो इक्वल होगा किसके? अगर कोई लिक्विड उस पाइप के अक्रॉस में फ्लो कर रहा है, लेकिन उस ऑरिफिस से, उस स्मॉल होल से फ्रीली फॉल कर रहा है, बाहर की तरफ एग्जिट जब कर रहा है वो लिक्विड, तब फ्री फॉल कर रहा है, उसके इक्वल होगा। ये है हमारा थ्योरम, टॉर्सिलिस थ्योरम। ओके, एंड नेक्स्ट इज अबाउट वेंट्यूरीमीटर। अब एक वेंट्यूरीमीटर एक नया कॉन्सेप्ट है, तो ये एक डिवाइस है एक्चुअली। तो इससे पहले हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। It consists of wide tube having a construction in the middle. If A1 and A2 are the area of cross section of the wide end and thread P1 and P2 are the pressure of liquid, the velocity of the liquid entering at the wide end is given by। एक ऐसा डिवाइस है वेंट्यूरीमीटर जो यूज़ होता है मेज़र करने के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कितने रेट से वो लिक्विड फ्लो कर रहा है थ्रू दैट पाइप। ये मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ हम करते हैं उसे वेंट्यूरीमीटर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक वाइड ट्यूब कंस्ट्रक्टिंग मिडिल, एक बहुत ही बड़ा सा ट्यूब हैविंग कंस्ट्रक्शन इन द मिडिल, और A1 एंड A2 उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जिस A1 है वो एंटरिंग एरिया एंड एग्जिट एरिया है हमारा A2, और प्रेशर है जो इंटर प्रेशर को P1 लेंगे एंड एग्जिट जो कर रहा है जिस प्रेशर से उसे हम P2 लेंगे। लिक्विड वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इंटरिंग एट द वाइड एंड इज गिवन बाय, तो यहाँ पर हम लोग जो वेलोसिटी जो इंटर कर रहा है वो पाइप में, उसे हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे, उसको निकालने का फॉर्मूला है V1। अगर हम लोग वेलोसिटी 1 लेंगे जो इंटर कर रहा है वो होगा A2√2, फिर ब्रैकेट में P1 माइनस P2, और फिर रो है हमारा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये है हमारा V का फॉर्मूला, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द इंटरिंग फ्लूइड का फॉर्मूला। ओके, एंड नेक्स्ट इज अबाउट सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? It is the property of liquid by virtue of which it behaves like an elastic stretch membrane with a tendency to contract so as to occupy a minimum surface area। इसका क्या मतलब है? ये लिक्विड का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो लिक्विड बिहेव करता है कैसा? इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा। एक इलास्टिक का कोई मेम्ब्रेन है जो कि स्ट्रेच्ड है, यानी कि जो फैला सकते हैं, जिसे हम लोग इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी अगर किसी फ्लूइड में आ जाए, जब वो इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगे कोई फ्लूइड with a tendency to contract as to occupy a minimum surface area, और उसका टेंडेंसी क्या रहे उस फ्लूइड का कि वो कम से कम सरफेस एरिया को कवर करे, इसे हम लोग कहेंगे सरफेस टेंशन। ओके, और अब हम बात करेंगे अबाउट सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है? वो पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म। जो हम लोग लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड के सरफेस फिल्म पर, सरफेस फिल्म यानी कि उसका टॉप लेयर, जस्ट वो एक कोई भी वाटर को जैसे हम लोग अगर ज़मीन पर ही डाल देंगे तो ऊपर का जो लेयर है वो है हमारा सरफेस फिल्म, उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग कोई है पर यूनिट एरिया, तो ऐसे एनर्जी को हम लोग कहेंगे सरफेस एनर्जी। ओके, एंड नाउ अबाउट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे? इट इज़ अ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि वर्क डन जो हो रहा है, जो जितना भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे जितना भी सरफेस एरिया उस फिल्म का इंक्रीज हुआ है उससे। ओके, एंड नेक्स्ट इज अबाउट एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप और बबल। अगर हम लोग वाटर के किसी एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे, वाटर का एक पार्टिकल या फिर बबल, वाटर बबल्स हम जानते हैं, या फिर वाटर का एक ड्रॉप, तो उसमें जो एक्सेस प्रेशर है इनसाइड में जो प्रेशर होगा उस वाटर बबल के इनसाइड में, उस वाटर बबल के अंदर में कितना प्रेशर होगा, या फिर उस वाटर ड्रॉप के अंदर में कितना प्रेशर होगा, इसे डिटरमाइन कैसे करेंगे, इसे देखते हैं। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अगर जैसे कि नल से पानी गिर रहा है तो लिक्विड है ना, वो वाटर या फिर कोई भी फ्लूइड वो लिक्विड है, तो उसको अगर एक ड्रॉप हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें प्रेशर कितना है, इसे कैसे डिटरमाइन करेंगे? इट इज एक्चुअली 2T/R। 2T, यहाँ पे T क्या है? टेंशन, सरफेस टेंशन है, 2 इंटू सरफेस टेंशन बाई R। R यहाँ पे क्या है? रेडियस है उस ड्रॉप का, वाटर ड्रॉप का। और अगर हम लोग एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड बबल लेते हैं, तो अगर वो बबल है, लिक्विड का बबल, तो उसमें प्रेशर कितना होगा? 4T/R। ये जस्ट डबल हो जाएगा, ड्रॉप के डबल होगा बबल का प्रेशर। ओके, और अगर हम लोग एयर बबल लेते हैं, ये अगर वाटर बबल की जगह एयर बबल हुआ तो इसमें कितना होगा? इसमें भी 2T/R ही होगा। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं? The angle which the tangent to the free surface of the liquid at the point of contact mixed with the wall of the containing vessel is called the angle of contact। ये एक एंगल है जो कि टेंजेंट बनाता है। टेंजेंट मैंने कहा कि जो लिक्विड के फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर उस पार्टिकल्स के अक्रॉस अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो फ्री सरफेस में जो लिक्विड है उसके पार्टिकल के अक्रॉस अगर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसके साथ जो लिक्विड के पार्टिकल्स वॉल में है, यानी कि कंटेनर के वॉल के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ जो एंगल वो टेंजेंट ड्रॉ करेगा, ऐसे एंगल को हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसे एक बार और हम समझते हैं। द एंगल विच द टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड at the point of contact with the wall of the containing vessel is called the angle of contact। यानी कि कंटेनर के वॉल में जो फ्लूइड का पार्टिकल है उसके अक्रॉस अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल जो होगा उस वॉल के बीच में और उस टेंजेंट के बीच में, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट इज अबाउट कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब किसे कहते हैं? अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। बोर का क्या मतलब है? वेरी फाइन बोर का मतलब है होल, बहुत ही माइन्यूट होल, या फिर ऑरिफेस भी इसे एक तरह से कह सकते हैं। ऑरिफेस में और बोर में एक सिंपल छोटा सा डिफरेंस है। ऑरिफेस वो एग्जिट पॉइंट है, वो छोटा सा एग्जिट पॉइंट, उसे हम ऑरिफेस कहेंगे। बट यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब कहा गया, यानी कि इसका एक एंड क्लोज रहेगा और दूसरा एंड ओपन रहेगा, तो जो ओपन एंड है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होगा, इसे हम लोग कहेंगे बोर। लेकिन ऑरिफेस में जो एग्जिट पॉइंट है उसके ऑपोजिट पॉइंट जो इंटर पॉइंट है वो ओपन है। ओके, सो कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी का क्या मीनिंग है? द रेज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड in it is called capillary। the raise और fall of liquid, raise और fall का क्या मतलब है? यानी कि प्रेशर के साथ अगर कोई लिक्विड में रेज होता है या फिर फॉल होता है इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन इट। और अगर हम लोग किसी कैपिलरी ट्यूब का फंक्शन ही यही है कि क्योंकि उसका इंटर पॉइंट ही उसका बहुत छोटा होगा, एक पॉइंट उसका क्लोज है यानी कि दूसरा पॉइंट से ही
लिक्विड एंटर होगा, तो एंटर पॉइंट उसका जो माउथ हम कह सकते हैं कि उस ट्यूब का माउथ वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा, बहुत ही ज़्यादा थिन होगा। इसीलिए जब हम लोग उस ट्यूब को किसी भी लिक्विड में डिप करेंगे तो हो सकता है कि वो उसका लिक्विड बहुत ज़्यादा राइज कर जाए या फिर वो डाउन ही रहे। तो ऐसे इस टेंडेंसी ऐसे ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब कहेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज अबाउट एसेंट फार्मूला। एसेंस फार्मूला हम किसे कहेंगे? व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर is dipped in a liquid of density S and surface tension T, the liquid raises or depresses through a height h। मतलब क्या है इसका? जब कोई कैपिलरी ट्यूब हम लोग लेंगे जिसका रेडियस है r और इसे हम डिप करेंगे एक ऐसे लिक्विड में जिसका कि डेंसिटी s है और सरफेस टेंशन T है, तो लिक्विड जो रेज करेगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा उसका हाइट, उसे कैसे मेजर करेंगे? उस हाइट को लेंगे h, कैपिटल H, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r रो g। यहाँ पे r है हमारा रेडियस ऑफ द पाइप, रो है हमारा डेंसिटी, t है हमारा टेंशन एंड स्मॉल g इज द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, देयर विल बी रेज of liquid when angle of contact theta is acute and will be fall in liquid when angle of contact is obtuse। इसका क्या मतलब है? यहाँ cos थीटा जो हम लोग ले रहे हैं, cos थीटा का क्या फंक्शन है? थीटा एंगल जब एक्यूट एंगल होगा तब वो उसमें देखा जाएगा कैपिलरी ट्यूब में कि वो रेज कर रहा है लिक्विड, और जब ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, cos थीटा का वैल्यू जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तब वो देखेंगे कि वो डिप्रेस कर रहा है, फॉल कर रहा है। ओके, सो आज के मेरे इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ओके, थैंक यू।